दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम मोस्टली पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थों को भोजन पकाते समय हमें खाद्य पदार्थों का संरक्षण कैसे करना है। इसमें हम पढ़ेंगे भोजन को बनाने की विधियाँ, पकाने की विधियाँ और भोजन बनाते समय हमको कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। देखो थोड़ा आवाज़ का इश्यू हो सकता है, हमको कोल्ड हो गया है, ठीक है, तो आवाज़ थोड़ी भारीपन हो सकता है आवाज़ में, तो आपको उस आवाज़ से कोई मतलब नहीं है। जो हम बोल रहे हैं और जो मेरी स्क्रीन पे चल रहा है आप उसको ध्यान से लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। आप पिछली वीडियो में से गलती हो गई थी, हम उस गलती का पहले सलूशन बताते हैं आपको क्या था। उस वीडियो में मैंने ये देखा यहाँ पर पिछले वीडियो मैंने जो बताया था भारत में शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने वहाँ पर एक चीज़ बताई थी कि अगर माता की मृत्यु दर आपको निकालना है तो वहाँ पर ऊपर मृत्यु और नीचे जीवित संख्या, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 1 लाख से गुणा करना था। हमने पीडीएफ में लिखा 1 लाख था, लेकिन मुंह से मेरे 1000 निकल गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, ठीक है। वहाँ पर 1 लाख ही होगा क्योंकि हमने लिखा पीडीएफ में 1 ही लाख था, स्क्रीन पे मेरा 1 ही लाख चल रहा था, लेकिन मेरे मुंह से 1000 इसलिए निकल गया क्योंकि ऊपर जितनी वैल्यू दी थी ये सब 1000 में थी, इसलिए मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ये मुंह से मेरे 1 लाख ना की वजह से 1000 निकल गया। तो आप इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ में तो बिल्कुल सही लिखा है, पीडीएफ में कोई दिक्कत नहीं, मेरे मुंह से गलती से निकल गया था बाय मिस्टेक, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख लीजिए जहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के, ठीक है। यहाँ पर हम देखेंगे भोजन को पकाते समय हमारी क्या क्या विधियाँ होनी चाहिए। आधुनिक युग में पाक शास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। पाक शास्त्र मतलब खाना बनाना वाला। पाक शास्त्र के विधियों में निरंतर नूतन आविष्कार हो रहे हैं। भोजन पकाने के कुछ मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। पकाने के सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग, पोषक तत्वों का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। भोजन पकाने में पोषक तत्व नष्ट नहीं होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन तैयार करने की अवधि, यानी भोजन को पकाने का समय क्या होना चाहिए। भोजन पकाने में कम से कम समय खर्च होना चाहिए, ठीक है। संसाधनों का उपयोग, श्रम, ऊर्जा, मुद्रा की बचत हेतु भोजन पकाते समय उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहिए। देखो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि पकाने के सिद्धांत क्या होंगे, उसमें ये सब सिद्धांत पकाने की होते हैं, ठीक है। ये पकाने के सिद्धांत दिए हैं पॉइंट वाइज, उसके बारे में आगे लिखा है। संकट खतरों से सुरक्षा, भोजन निर्माण के दौरान भौतिक, विद्युत संबंधी संकट या खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, अतः भोजन निर्माण के दौरान उपयुक्त सुरक्षा साधनों का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। कहने मतलब खाना बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर आप कुकर में बना रहे हैं, प्रेशर कुकर वाला है, उसमें सीटी फंस जाए तो वहाँ कुकर ब्लास्ट कर सकता है, तो वहाँ पर सेफ्टी आपको अत्यंत आवश्यक होती है। चाहे जो आप काम करें उसमें सेफ्टी का एक प्रायोरिटी नंबर 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है विशेष समूहों की आवश्यकता। इसमें क्या होता है, भोजन पकाते समय विशेष समूह जैसे गर्भावस्था, बच्चों आदि की आवश्यकताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इन समूहों के लिए निर्धारित आहार उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। कहने मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका आहार और जो गर्भवती महिला होती है उनकी आवश्यकता अनुसार ही भोजन तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसा उनका डिमांड हो वैसा ही खाना बनाना चाहिए। जो छोटा बच्चा है, ठीक है, उसके दांत नहीं है, आप उसको कड़ा भोजन देंगे तो नहीं खा पाएगा, इसलिए उसकी आवश्यकता अनुसार उसे भोजन दिया जाना चाहिए, भोजन तैयार किया जाना चाहिए। आहारीय लक्षण, डाइटरी गोल्स, भोजन निर्माण में आहारीय लक्षण की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। कहने मतलब जो आहार का लक्षण है वो अच्छा हो, उच्च क्वालिटी को हो, ऐसी हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। प्राकृतिक गुणों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ न्यूट्रलिटी, यथासंभव खाद्य पदार्थों की प्रकृति सुगंध एवं स्वाद बनाए रखनी चाहिए। कहने मतलब अगर कोई प्राकृतिक खाद्य की पदार्थ की सुगंध है तो आप ऐसा कोशिश करिए कि वो स्मेल खत्म न होने पाए, ठीक है, खाना में शामिल हो, आपके भोजन में शामिल हो। भोजन की स्वच्छता ये सबसे नंबर 1 है। भोजन निर्माण के दौरान स्वच्छ भोजन श्रृंखला, क्लीन फूड चेन के चरणों को पालन करना चाहिए। मतलब क्या है, आपको खाना बनाना है तो साफ सुथरा बर्तन होना चाहिए। आप खाना बनाना है तो आप हाथ धुल के बनाइए। अगर खाना परोस रहे हैं तब भी आप खाना हाथ धुल के साबुन से अच्छे से परोसिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कीटाणु हमारे हाथों में होते हैं और हम भोजन के थ्रू अपने मुंह में निकल जाते हैं और हमारे अंदर संक्रमण हो जाता है, ठीक है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्शन, भोजन पकाने की किसी भी विधि द्वारा पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलना चाहिए। सही ईंधन का प्रयोग, जल एवं अवशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, सही व्यवस्थापन होनी चाहिए। कहने मतलब अगर खाना बना रहे हैं तो पर्यावरण का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आप जहाँ पे बर्तन को धुल रहे हैं वहाँ पानी की निकास अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सही ईंधन का प्रयोग कर रहे हो, लकड़ी में खाना बना रहे हैं तो उसमें धुआं वगैरह सब पड़ जाता है भाई। तो लेकिन गांव में अभी आज के समय में भी, भारत हमारा इतना देश हो गया है, इतना बड़ा देश है, यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मिल रहा है, लेकिन गांव में अभी ऐसा है कि वहाँ पर भी चूल्हा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रकार की आप खाना बना रहे हैं तो चूल्हे बना रहे हैं, गैस बना रहे हैं, ठीक है।
थर्मल कुकर है या फिर आपका ओवन है, तो जिस प्रकार की समस्या देख रहे हैं तो आप बर्तन आपका स्वच्छ होना चाहिए। डिपेंड करता है आप खाना किस पे बना रहे हैं, वो सही चीज़ होनी चाहिए। ये पर्यावरण का संबंध होता है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, आपकी प्रिंसिपल दिए हैं, 9 प्रिंसिपल दिए हैं, ठीक है। इसमें 9 प्रिंसिपल आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि आपके 3 जो विकल्प होंगे वो गलत होंगे, चौथा ऑप्शन जो इस सिद्धांत के रूप में दिया होगा, ठीक है। तो आप यहाँ अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, भोजन पकाने की विधियाँ। अगर खाना पका रहे हैं तो आप कैसे पकाएंगे। देखो हम पढ़ेंगे भोजन पकाने की विधियाँ, मेथड ऑफ कुकिंग। जल द्वारा पकाना, अब जो जल द्वारा पकाना, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब अगर आलू उबाल रहे हैं कुकर में या फ्राईदान में किसी में, तो वहाँ पर देखा होगा पानी डाल के उबालते हैं। तो इसमें कहने का है, अगर किसी को उबाल रहे हैं, अंडा उबाल रहे हैं, ठीक, आलू उबाल रहे हैं या कुछ अदर चीज़ उबाल रहे हैं, तो उसमें पानी का उपयोग करते हैं। खदकना, सिजाना और उबालना, ये पानी की द्वारा पकाए जाने यानी जल द्वारा पकाए जाने वाली ये प्रोसेस होती है। अब इनको दो पॉइंट मैंने बताया, इसके बारे में नीचे डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो हवा पकाना, इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो पॉपकॉर्न आता है उसको हल्का तेल डाल के और उसको हवा में उबाल दिया जाए, मतलब हवा में उसको भून दिया जाता है। धातु पर भूनना मतलब चना भूजना, तंदूर में पकाना। आपने देखा होगा शादी ब्याह में तंदूर में क्या होता है, चिपका देते हैं अंदर से रोटी और पक जाती है। ये क्या होगा, हवा में पकाना। नेक्स्ट है चिकनाई द्वारा पकाना। इसमें क्या होता है, शुष्क तलना, हल्का तलना, गहरा तलना। मतलब अब क्या है, आपने पूड़ी बनाई तो क्या हुआ, उसमें ज़्यादा तेल हुआ, यूज हुआ। हल्का तेल में आप मत समझ लीजिए वो क्या बनता है, आलू का पराठा बनाते हैं, उसमें हल्का तेल डालते हैं। और शुष्क तलन, वहाँ पे शुष्क तलन मतलब क्या है, आप अगर किसी चीज़ को भूज रहे हैं, ऐसे लैया वगैरह भूजते हैं तो उसमें हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, तो वह हल्का बॉयल होगा। हल्का तलना मतलब आप वो बना रहे हैं, आलू का पराठा बना रहे हैं। और गहरा तलना मतलब आप पूड़ी निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ हो गई तेल द्वारा पकना। फिर है वाष्प द्वारा पकना। इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि होती है, अप्रत्यक्ष विधि होती है। और वाष्प के दबाव द्वारा पकना यानी स्टीम, जो हमारा कुकर वाला होता है, ये हमारा वाष्प द्वारा पकना होता है। अन्य विधियाँ होती है, देखो इसमें सौर ऊर्जा द्वारा पकना। जो महाराष्ट्र में साई किचन है, महाराष्ट्र में शिरडी साईं जी का मंदिर है, वहाँ पर जो टोटल काम होता है वो सौर ऊर्जा से होता है। यानी कि वहाँ खाना अगर पक रहा है तो खाना भी सौर ऊर्जा से पकता है, ये समझ लीजिए आप। तो सौर ऊर्जा द्वारा पकना और विद्युत ऊर्जा द्वारा पकना, जैसे हीटर हो गया, ओवन हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये चीज़ें तो होती हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई द्वारा चलती हैं। तो ये हमारी हो गई विद्युत द्वारा पकड़ना। अब मैंने ऊपर पॉइंट वाइज बताया था, अब नीचे हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। जल द्वारा पकाना, इसमें जल का उपयोग करते हैं। उबालना, इस विधि में उबालना में क्या है, बॉइलिंग में, इस विधि में खाद्य पदार्थ पानी में घिरा रहता है, यानी कि आलू पानी में डूबा रहता है। ताप के द्वारा पानी निरंतर उबलता रहता है, यानी नीचे से आप आग जला रहे हैं तो पानी उबलता रहता है। पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस आप ऊपर कर देंगे तो भाप बनकर उड़ने लगता है, ठीक है। यही होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक पॉइंट। क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है गलनांक या क्वथनांक पॉइंट, ठीक है। पानी को वाष्प के रूप में उड़ने से बचाने के लिए बर्तन को ढक दिया जाता है। आपने देखा होगा अगर वेफर बन रहा है, वाष्प बन रहा है, तो ऊपर आप प्लेट रख देते हैं। अगर कुकर में उबाल रहे हैं तो बंद ही होता है। तो क्या होगा, ये वाष्प द्वारा जल द्वारा पकाया जाता है बाई स्टीम। अब देखो खदकना, सिमरिंग क्या होता है, उबालने व खदकाने की विधि में विशेष अंतर पानी के तापक्रम का होता है। इस खदकाना और उबालना में एक अंतर होता है, केवल टेम्परेचर का अंतर होता है। और टेम्परेचर में क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें जो टेम्परेचर होता है वो आपका होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। यही अंतर होता है। इस विधि में क्या होता है, युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मांस, अंडा आदि इस विधि द्वारा पकाया जाता है। इसमें बता दिया कि जो मांस होता है, अंडा होता है, उसको इस विधि द्वारा पकाया। दोनों में डिफरेंस क्या समझ रहे हैं, डिफरेंस कोई नहीं। इसमें भी पानी यूज हो रहा था, इसमें पानी यूज हो रहा है। इसमें केवल ताप 100 डिग्री सेल्सियस था और इसमें हमारा 90 डिग्री सेल्सियस है, इतना अंतर है ताप का, ठीक है। नेक्स्ट है सिजाना, स्टीविंग। इसमें क्या है, पानी एवं ताप दोनों को ही कम रखकर भोजन की पकाने की विधि को स्टीविंग कहते हैं। इसमें पानी का ताप क्या है, 90 सेंटीग्रेड से कम रखा जाता है। क्या उसमें क्या था, 100 था, इसमें 90, इसमें 90 से कम। इस विधि में समय अधिक लगता है, किंतु कम पानी के प्रयोग से भोजन पोषण युक्त बना रहता है। यानी क्या, इसमें समय तो सही ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जब भोजन में पानी कम डालेंगे तो वहाँ जो खाना बनेगा वो अच्छा बनेगा। इस द्वारा सिजना यानी स्टीमिंग में ये चीज़ होती है। मैंने बताया ना, स्टीमिंग में उबालना में क्या है 100 डिग्री सेल्सियस रहता है, स्टीमिंग में 90, और सिजाना में क्या रहता है, स्टीमिंग में 90 से कम यानी बिलो द 90 ये होता है। ये ताप याद रखिए, ताप कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि बॉइलिंग का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, खदकाना का जो टेम्परेचर होता है, स्टीमिंग इसका, सिमरिंग इसका टेम्परेचर क्या होता है। इससे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है हवा द्वारा पकाना। मैंने बताया था कि हवा द्वारा पकाना क्या है, भूनना, रोस्टिंग। इस विधि में भोजन को सीधा आग की लौ में रखा जाता है। भुट्टा बैंगन को इस विधि द्वारा भूना जाता है। ये तो आप लोग बहुत प्रयोग किए होंगे, भूनना, ठीक है, रोस्ट किए हैं, बहुत चीज़ें होंगे। तो इसमें जैसे आलू हो गया, आलू सॉरी बैंगन जो होता है, बैंगन का जो बनाते हैं, ठीक है, चोखा होगा, तो उसमें तो क्या है, बैंगन को आप भूजते हैं ऐसे ही। और आपका भुट्टा हो गया, इस बार की जो चीज़ें होती हैं वो रोस्ट की जाती हैं। धातु पर भूनना, भोजन को भूनने के लिए हवा तवा कढ़ाई को गर्म किया जाता है तथा धातु की गर्म की ही भोजन पका देते हैं। तवे पर रोटी सेकना, कढ़ाई में सूजी आटा दलिया भूनना। देखो कितना अच्छा लिखा है, तवे पर रोटी सेकना क्या है, ये धातु पर भूनना। तवा एक धातु है और उसके ऊपर रोटी सेकी जाती है, तो ये हमारा धातु के ऊपर सेकना हो गया। और अगर देखा होगा घर में आपने कि अगर आपके वहाँ दलिया वगैरह बनाई जाती है तो पहले से कढ़ाई को उसमें दलिया को भूना जाता है। हमारे वहाँ तो ऐसा है, ठीक है, सूजी आटा वगैरह जो कभी त्यौहार वगैरह होता है, फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर कढ़ाई में तो हमने देखा तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं जो पहले भूनी जाती हैं। तंदूर में पकाना, इसमें खाद्य पदार्थों की एक विशेष आकृति की भट्टी होती है। तंदूर अथवा ओवन में पकाया जाता है। इस विधि में गर्म हवा एक सीमित स्थान में रहता है और भोजन को गर्मी से पका देता है। बेकरी उद्योग में केक, बिस्कुट, पेस्ट्री, टोस्ट इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। कहने मतलब आपने शादी ब्याह में तंदूर जरूर देखा होगा, हमको पता है तंदूर जरूर देखा होगा। तंदूर में क्या, हवा द्वारा उसमें कोयला बहुत अत्यधिक मात्रा में नीचे डाला जाता है, फिर उसमें आग उत्पन्न होती है और फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है। और टेम्परेचर राइज की वजह से वहाँ का जो भट्टी का टेम्परेचर है, यानी कि तंदूर के टेम्परेचर का इतना ज़्यादा होता है कि वो उस टेम्परेचर की हवा से, यानी कि हवा जो एटमॉस्फेयर में हवा बनी है वो बहुत गर्म है, उस हवा से वो रोटी पक जाती है, ठीक है। इसमें जो बेकरी आप जैसे आपने देखा होगा जो रस आते हैं खाने वाले मार्केट में, ये सब इसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं। मतलब बंद वगैरह हो गया, ब्रेड वगैरह हो गया, ये सब इसी चीज़ से बनाए जाते हैं। जितने भी बेकरी प्रोडक्ट होते हैं ये सब इसी विधि से द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखो थर्ड में चिकनाई द्वारा पकाना। इसमें पदार्थ की चिकनाई जैसे घी तेल से घिरा रहता है। चिकनाई के माध्यम से उसमें भोज्य पदार्थ तक पहुंचती है। क्या है, चिकनाई के माध्यम से। शुष्क तलना, इसमें क्या है, ड्राई फ्राइंग, इसमें बाहरी वसा का प्रयोग नहीं करते हैं। भोज्य पदार्थों की प्राकृतिक वसा ही निकालकर भोजन को तलने में सहायक होती है। मावा भूनना या मूंगफली भूनना, आपने कभी देखा होगा मूंगफली जब भूनते हैं तो वहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर वर्ल्ड, ये देखो बात ऐसी हो रही है इसमें, क्योंकि मूंगफली जब हम तो भाई इसमें इसने एग्जाम्पल तो दे दिया है, लेकिन हम आपको बताएं जब हम मूंगफली भूजते हैं अपने घर पे तो उसमें हल्का सा ऑयल डाल देते हैं। ये हल्का है, सूख तलना, ठीक है, हल्का तलना। आप इसमें समझ लीजिए हल्का तेल डाल सकते हैं। मूंगफली में चना भूनते हैं या लैया वगैरह भूनते हैं, उसमें हल्का सा ऑयल डालते हैं, लेकिन इसमें लिखा है, बताया है मावा भूनना, या मावा मतलब लैया, मावा को लैया बोलते हैं, ठीक है। ये मावा भूनना हो गया, मूंगफली भूनना, ये हमको अगर कढ़ाई में तेल नहीं डालेंगे तब भी वो भून जाती है, लेकिन अगर तेल डाल दे थोड़ा अच्छी भून जाती है। तो यहाँ पर हल्का बात की गई है, शुष्क तलना मतलब हल्का तेल डाल के तल लेना, ये हमारा होता है। फिर नेक्स्ट है उथला तलना। इसमें क्या होगा, इसमें इतने वसा का प्रयोग करते हैं जिससे भोजन पदार्थ चिपके नहीं। पराठा, डोसा, ऑमलेट, मैंने बताया था कि आलू पराठा बनाते होते उसमें हल्का तेल यूज़ करते हैं। इतना नहीं कि इतना डाल देते हैं कि वो तवा से ऊपर निकल जाए, ऐसा नहीं है, हल्का तेल डालते हैं, हल्का तेल या घी या रिफाइंड जो भी डालते हैं हल्का डालते हैं। नेक्स्ट है गरा तलना। मैंने बताया था पूड़ी निकालना। इसमें घी या तेल की इतनी मात्रा ली जाती है कि भोज्य पदार्थ पूरी तरह डूब जाए, जैसे पूड़ी, समोसा, पकौड़े आदि। मतलब आप लोग देखो, लड़कियां हैं, आप लोग किचन में रहती हैं, घर में रहती हैं, आपको सब पता है, बस आपको हिंट की ज़रूरत होती है। आपको सब पता है कैसे करना है कि लैया, मावा और मूंगफली भूनने में कितना तेल या घी लगता है, ठीक है। पराठा बनाते हैं उसमें कितना तेल लगता है, पूड़ी निकालते समोसा निकला कितना तेल लगता है, ये आपको सब पढ़ना है, सब आप ऑब्जर्व किए हैं, सब प्रैक्टिकल के रूप में है, ठीक है। केवल आपको थोड़ा हिंट चाहिए होती है कौन सी किस में है, ठीक है, वही हम आपको दे रहे हैं। बस आपको क्या है, कॉपी में नोट्स, ऐसा हल्का नोट्स बनाइए, इतना मत बनाइए कि एकदम बोरिंग सा लगे कि मोटा नोट बन जाए, आपको पढ़ने में दिक्कत हो। एकदम शॉर्ट नोट बनाइए, एक दिन में खूब रिवीजन करिए, अच्छे से रिवीजन करिए। आपका अब तो पेट का एग्ज़ाम भी हो गया है, पेट का एग्ज़ाम अब अगले साल, एक ही साल बाद होने वाला है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए। एग्ज़ाम गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया अच्छा तो अगला एग्ज़ाम फिर देना है, क्या दिक्कत है, ठीक है। टेंशन में नहीं रहना है, आपका एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट है वाष्प द्वारा पकाना। इसमें क्या है, इस विधि में वाष्प के दबाव का प्रयोग किया जाता है जिससे कम समय में ही भोज्य पदार्थ पक जाते हैं। इसमें श्रम ईंधन की बचत होती है, भोजन स्वादिष्ट पकता है। इस विधि हेतु प्रेशर कुकर में उपयोग लिया जाता है। मैंने बताया ना कि वाष्प द्वारा वहाँ पे वेपर जो होती है कुकर में बहुत जल्दी बन जाती है। कुकर में, अच्छा कुकर में खाना क्यों बनाया जाता था ये बताओ। पहले हमारे ज़माने में हज़ारों साल पहले वहाँ पे कुकर वगैरह कुछ नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पर अगर सिंपल भगोना या कोई दूसरी सामान का बर्तन होता था तो उसमें ढक के बनाया जाता था। लेकिन कुकर में क्या है, वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, जब दबाव ज़्यादा हो जाता है जो चीज़ें बहुत जल्दी पक जाती हैं,
ठीक है। इसीलिए पहाड़ों पे जो होती है वो दाल कुकर में बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर दबाव कम होता है। तो वहाँ पर अगर कुकर में दाल बनाएंगे तो वो जल्दी बन जाएगी। अगर वहाँ पे आप खुले में बनाएंगे तो बहुत देर में बनेगी। इसीलिए कुकर का इस्तेमाल किया जाता है कि खाना इसमें जल्दी बन जाता है, क्योंकि दबाव जो ज़्यादा होता है। अन्य विधियाँ क्या हैं? भोजन को पकाने के लिए आधुनिक साधन, ऊर्जा, सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का भी उपयोग किया जाता है। मैंने बताया अदर मेथड्स में क्या है, आप शिरडी साई महाराष्ट्र ले जाइए। शिरडी साई का मंदिर है, जो मंदिर है वो टोटल जो है सौर ऊर्जा पर आधारित है। वहाँ पर जो खाना बनता है वो भी सौर ऊर्जा से बनता है। ठीक है। हम कैसे बनाएंगे, सौर ऊर्जा कैसे बनता है? देखो मान लो ये आपको उसमें बहुत लंबी प्रोसेस है कि कैसे सौर ऊर्जा से खाना बनता है। आप लोग सोच रहेंगे कि सूर्य की रोशनी से और सूर्य की रोशनी से कैसे खाना बन जाता है। सूर्य की रोशनी ऐसे खाना बनता है कि अब हम आपको बताएंगे किसी दिन, बहुत लंबी प्रोसेस होती है। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन तैयार करने में स्वच्छता, फूड हाइजीन एंड सेफ प्रिपरेशन। इसमें क्या है, भोजन पकाते समय स्वच्छता का ध्यान रखना अति आवश्यक है, अतः इसे संक्रमण होने की संभावना रहती है। आहार संबंधी स्वच्छता न रखने से आहार विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के भोजन बनाते समय स्वच्छता जरूर, भाई भोजन बनाना है, स्वच्छता आपने सबसे पीक पे रखना है, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। भोजन की स्वच्छता से तात्पर्य है कि सभी खाद्य पदार्थ को उत्पादन, संभाल, वितरण और परोसन तक हर स्तर पर स्वच्छता है। मतलब खाना बनाया, सब्जी काटा, वहाँ स्वच्छता, खाना बनाया वहाँ स्वच्छता, खाना का परोसा वहाँ, मतलब हर एक लेवल पे आपको स्वच्छता रखनी है। दूध, इसमें क्या है, संक्रमित दूध से कई बीमारियाँ हो सकती हैं। दूध को दौरान निम्न सावधानी बरतनी चाहिए। अगर दूध है तो वहाँ पर आपको निम्न सावधानियाँ बरतनी चाहिए। मनुष्य स्वस्थ होना चाहिए, मतलब क्या, जो दूध बना रहा है स्वस्थ हो। बर्तन साफ एवं ढका होना चाहिए। दूध निकालने वाला या देने वाला पशु संक्रमण से पीड़ित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब जो दूध जहाँ से आ रहा है गाय या भैंस से, वहाँ वो पशु बीमार नहीं होना चाहिए, संक्रमण नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ को लोग कर रहे होंगे, हम क्या जाने, हम तो पैकेट वाला दूध लाते हैं। लेकिन पैकेट वाला दूध आपकी कंपनी से आता है, वो चेक होने के बाद आता है। ठीक है। फिर दूध का पाश्चुकृत होना, दूध जो है पाश्चुकृत होता है। मैंने बताया था जो 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए जो दूध को गर्म करते हैं वो हमारा पाश्चुकरण होता है। उसे दूध से फटने के लिए बचाया जाता है और दूध में कोई प्रकार के जीवाणु विषाणु न होने पाए, इसीलिए दूध को पाश्चुकृत किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिलाने के लिए पूर्व कच्चे दूध को उबालना चाहिए। अगर बच्चे आपको पिला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर दूध को आपको उबालना चाहिए। पाउडर के दूध को सिर्फ गर्म पानी में ही मिलाना चाहिए। जो पाउडर वाला दूध आता है बच्चे को नेस्टोजन वगैरह जो आता है, ठीक है, अगर दूध आप बच्चों को फीड करवा रहे हैं तो गर्म पानी ही मिलाकर पिलाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण। ये आपके टॉपिक में स्पेशली दिया हुआ है। इसमें क्या है, इन विधियों के द्वारा खाद्य पदार्थों को दीर्घ अवधि तक सुरक्षित रखा जा सकता है, हानिकारक जीवाणुओं से बचाया जा सकता है। परिरक्षण एवं संग्रहण का महत्व, इसमें देखेंगे क्या है, ऋतु के अतिरिक्त हर मौसम में सभी प्रकार के फल, सब्जियां एवं भोज्य पदार्थों को प्राप्त करना है ऋतु के अनुसार। मतलब कि मौसम के हिसाब से आपको, उस हिसाब से आपको सब्जी लाना है। ठीक है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बराबर आप बैंगन टमाटर खा रहे हैं तो आपको नुकसान कर जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के भविष्य के उपयोग रखना। अगर खाद्य कोई पदार्थ है तो भविष्य में कैसे उपयोग करना है, इसकी भी बहुत ज़रूरी है। आप फ्रिज में रख दीजिए शाम को, ठीक है, बाहर सुबह खा सकते हैं, ऐसा चीज़ कहा गया है। व्यावसायिक लाभ अर्जित करना, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पोषक तत्व मूल्यों की यथासंभव रखना। मतलब जो गुणवत्ता होती है खाद्य पदार्थों की वो संभाल के रखना। ऐसा नहीं है कि आप भोजन खा रहे हैं लेकिन उसमें कोई गुणवत्ता नहीं, सब बाहर निकल जा रहा है। ठीक है। पर्वतारोहण, समुद्र यात्रा, विमान आदि में परिचित भोजन का उपयोग सुविधाजनक होता है। मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वही भोजन बहुत उपयोग होता है। अब देखो परिरक्षण की मुख्यतः विधियाँ क्या होती हैं, स्टोरेज की विधियाँ होती हैं, घरेलू विधियाँ और व्यापारिक विधियाँ। हाउस होल्ड मेथड एंड कमर्शियल मेथड। इसमें क्या होता है, घरेलू विधियाँ, आपके घर में अगर खाना को आपको रखना है, स्टोर करना है तो घर में क्या होता है, शीतगृह, कोल्ड स्टोर। रेफ्रिजरेटर से घर में कई प्रकार के खाद्य पदार्थ का संग्रहण और परिरक्षण संभव हो गया है। कहने का मतलब जब से घर में फ्रिज आ गई है तब से आप सामान को ज़्यादा दिन तक घर में अपने रख सकते हैं और उसको खा सकते हैं। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, घर में खाना को रखने का एक क्या है, हाउस होल्ड मेथड है घर में खाना रखने का। फिर है सुखाना या निर्जलीकरण करना। सुखाने से जल निकल जाता है और जल की अनुपस्थिति में सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हो जाते हैं। आपको बताएं, आपने कभी घर में आलू का जो पापड़ बनाए हैं, कभी घर में आलू का जो पापड़ बनता है मम्मी लोग बनाती हैं, तो ये क्या करती है, पहले आलू के चिप्स काटती हैं, फिर उसको उबालती हैं, फिर धूप में सुखाती हैं। ठीक है। सुखाती इसलिए है क्योंकि उसका पानी निकल जाए और निर्जलीकरण हो जाए। मतलब मतलब जल, उसमें निर्जल मतलब उसमें पानी न रह जाए, निर्जलीकरण कहते हैं। जब पानी में उसको धूप में सुखा देते हैं तो उसके अंदर पानी निकल जाता है और पापड़ क्या है, आप 2 महीने बाद उसको तल लीजिए या 4 महीने बाद तल लीजिए, क्या होगा, ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर का पानी निकल चुका है, वो निर्जलीकरण हो चुका है। यही मतलब ये क्या हुआ भाई, आलू आपका ऐसे का चिप्स काट के रखते हैं तो ख़राब हो जाता, 2 दिन के अंदर ख़राब हो जाता है। लेकिन क्या होता है, मम्मी लोग ने उसका सुखा के पानी निकाल दिया तो बहुत अच्छा प्रोसेस हो गया और अब वो
बहुत दिन तक क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। तो ये निर्जलीकरण हो जाता है, सुखाना या निर्जलीकरण करना। फिर धुआरा, मांस को धुआं दिया जाता है, मांस को धुआं दिया जाता है और धुएं में फिनोल होता है जो प्रदर्शन में सहायक करता है, यानी कि उसमें फिनोल होता है जो मांस को थोड़ा दिन के लिए स्टोर कर सकता है। नमक डालना और अचार बनाना, नमक परिरक्षक है, नमक के साथ साथ कुछ मसाले मिलाने से आम सब्जी जैसे कुछ पदार्थ परिरक्षित किए जाते हैं। अब हमको बता दें, आप मार्केट में जो कंपनी वाला अचार आता है, ठीक है, उसको कभी खा के देखिएगा, उसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आपको अगर घर में अचार बनाएंगे तो उसमें नमक कम डालते हैं, लेकिन जो मार्केट में आता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर होके अचार, उसमें जो हमारा नमक होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आप खा के देखिए, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। नमक इसलिए ज़्यादा होता है, अगर वो कंपनी वाले नमक नहीं डालेंगे तो अचार ख़राब हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई मान लो कंपनी जो अचार बनाती है जनवरी में, लेकिन लोगों के पास पहुंच रहा है वो अगस्त सितंबर में, ठीक, अप्रैल में पहुंच रहा है, तो क्या होगा, 3 4 या महीने 5, ऐसा तो है नहीं कंपनी में जिस दिन बना उसी दिन बिक जाए, ऐसा नहीं है। वो 6 महीने तक रखा रहता है, इसलिए रखा रहता है क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ा है, इसलिए वो ख़राब नहीं होगा। ये अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक। अचार का ले लीजिए। फिर हम देखेंगे व्यापारिक विधियाँ क्या होती हैं। इसमें क्या है, व्यापारिक विधियों में डिब्बा बंद अन्य खाद्य पदार्थ से फलों का रस, शिशु आहार, दूध, सूप, मछली आदि डिब्बा बंद द्वारा संचित किए जाते हैं। देखो, जो मार्केट में जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसमें भी जैसे सूप हो गया, दूध हो गया, जैसे आपने देखा होगा जो आता है पैकेट वाला दूध, ठीक है, वो लगभग उसमें डेट तो रहती है कि हाँ ये इतने दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, फट जाएगा, लेकिन क्या हुआ, वो कुछ दिनों के लिए संरक्षित रहा ना, मतलब 24 घंटे या 18 घंटे के लिए वो सुरक्षित है। फिर है, पहले पदार्थ को थोड़े समय के लिए उच्च तापमान 135 से 175 डिग्री पर विसंक्रमित किया जाता है, फिर ठंडा करके जीवाणुहीन वातावरण में पूर्व संक्रमित। कहने मतलब है कि अगर किसी चीज़ को संक्रमित करना है, हम तो दूध की फैक्ट्री में एक बार गए थे, तो वहाँ पर इतनी प्रोसेस होती है, आप लोग जो दूध पीते हैं पैकेट वाला, ठीक, अमूल हो गया, ज्ञान हो गया, जो भी आता है, पराग वगैरह, मदर डेयरी, तो इसमें क्या है, हम उस फैक्ट्री में एक बार गए थे, तो वहाँ पर ऐसा हमने देखना था कि मतलब दूध टैंकरों में आता है, बड़े बड़े, मतलब 1 लाख लीटर की क्षमता के टैंकर के आते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उसमें दूध भरा होता है, फिर दूध को चेकअप होता है। अरे बहुत सी प्रोसेस होती है उसमें, बहुत सी प्रोसेस, मैंने कैसे बताऊँ, मैं देखा था अपने यहाँ से, यही मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ फैक्ट्री लगी है, तो उसके अंदर गए थे एक बार विजिट पे, तो हमने देखा था अच्छे से। फिर हिमीकरण, फ्रीजिंग, इसमें क्या है, अनेक खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, मांस, मछली हिमीकरण तकनीक से परिरक्षित किए जाते हैं। 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर सब्जियां, अब 8 से 10 डिग्री पर मांस लगभग 3 महीने। अरे ये देखो कितना अच्छा बात कहा गया है कि 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप सब्जियां व 8 से 10 सेंटीग्रेड पर मांस को 3 माह तक परिरक्षित कर सकते हैं। यानी कि अगर 8 से 10 सेंटीग्रेड तापमान है तो मांस को आप 3 महीने तक, और सब्जी को अगर 17.8 सेंटीग्रेड है तो सब्जी को 3 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यार मैं क्या बताऊँ, मेरी फ्रिज में तो कितना टेम्परेचर रहता होगा, लेकिन हमने देखा है सब्जी मेरी पीली हो जाती है, पालक रख के रख 2 दिन के बाद वो पीला हो जाता है। तो ठीक है, आप टेम्परेचर लिख लीजिए, ठीक है, ये हमको समझ नहीं आ रहा है। या आप जिस बुक में, ये सर्टिफाइड बुक है, ऐसी बुक नहीं है। देखो यूपी गवर्नमेंट की मैं आपको बता दूं, ये देखो आपको देखने में ऐसा नहीं, ये सर्टिफाइड बुक है, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी, ये उत्तर प्रदेश की सर्टिफाइड बुक है। ऐसा नहीं है जो इसमें लिखा है वही आपके एग्जाम में छपेगा। इसलिए ये मान के चलिए कि हम जहाँ से डाटा उठा के लेकर वैसे नहीं लाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोगो बना है, आपको दिख रहा होगा, इस पर लिखा है उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी, ठीक है। इसमें लिखा है नीचे, पता नहीं, नव मंगलम मनम भवम, कुछ संस्कृत में लिखा है, ठीक है। लेकिन ऐसा हम इधर से उधर से कहीं से कंटेंट नहीं लेकर आते हैं, जो सर्टिफाइड बुक होते हैं मेडिकल की, मैं वहीं से लेकर आता हूँ। आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखो उत्तर प्रदेश का लोगो लगा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश मेडिकल फैकल्टी, ये मेडिकल की मिडवाइफरी की जो बुक होती है वहाँ से हम इसको लेकर आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ऐरा गैरा चीज़ों से नहीं लेकर आए हैं, वेल सर्टिफाइड बुकें होती वहाँ से लेकर आते हैं, ठीक, पढ़ाते हैं। तो इसमें जो लिखा है आप उसी के अकॉर्डिंग इसको मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लिखना है कि पदार्थ, इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 17.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपको इतने दिन तक सब्जी, और 8 से 10 सेंटीग्रेड पर आप मांस को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थ। कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट परिसंचरण के लिए उपयोग करते हैं। कुछ जो हमारे होते हैं, जो सोडियम बेंजोएट हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, इनसे ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। इनको आप अगर इनके साथ मिला के रखेंगे तो चीज़ें स्टोर अच्छे दिन तक रहती है। फिर किरण, गामा किरणों द्वारा सूक्ष्मजीवों को नष्ट किया जाता है। गेहूँ, आलू, प्याज किरण के द्वारा परिचित किए जाते हैं। यानी किरणवन यानी रेडिएशन जो होता है, इसमें गामा किरणें जो होती है बहुत तीव्र, इनकी भेदन क्षमता बहुत तीव्र होती है। इसमें इसको अगर वस्तु को गुजार देंगे तो उसमें जो जीवाणु होंगे वो नष्ट हो जाएंगे और चीज़ें हमारी ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेंगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट वीडियो था। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे जो हमारा किण्वन हो गया, अंकुरण हो गया, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है।
हम साथ ही साथ बता दें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चैप्टर वाइज भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ 100 क्वेश्चन की श्रृंखला भी करवा रहे हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन की सीरीज भी करवा रहे हैं, साथ साथ चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो आप देखते रहिए यूट्यूब वीडियो को। हमारा लगभग 70% जो सिलेबस है कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो 30% सिलेबस है इसी मंथ हम कंप्लीट कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, दिन रात केवल पढ़ाई करनी है, सुबह शाम खूब पढ़िए। आपको 2693 पद बहुत कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसमें सेलेक्ट हो जाइए, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो आप पिछली बार पेट का जो फॉर्म एग्जाम हुआ था उसमें 20 लाख फॉर्म पड़े थे, लेकिन इस बार जो फॉर्म पड़ा है वो 37 लाख पड़ा है, यानी कि कंपटीशन दुगना हो गया। जो आने वाली वैकेंसी होगी तो उसमें कंपटीशन भी दुगना हो जाएगा, इसलिए आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा सा अवसर है। इसको हिट एंड स्ट्राइक कर दीजिए, मतलब बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए। आपके पास 2693 पद, आप टॉप करने की कोशिश मत करिए, आप नौकरी लेना है बस, काम खत्म, ठीक है। आपको टॉप नहीं करना है, ये समझ के चलिए। आप दिन भर पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए हर चीज़ का, और जहाँ से कंटेंट मिले वहाँ से पढ़िए। ऐसा नहीं कि हमारे चैनल से पढ़िए, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़िए। सब कुछ अच्छा है, आपका अच्छा चल रहा है, एग्जाम अच्छे से निकल जाए, यही हमारी दुआ है आपके साथ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। हाँ, आपको बता दूँ, अगर किसी को PDF चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, और वहाँ से आपको टोटली PDF मिल जाएगा, और आप वहाँ PDF प्रिंट करवा कर प्रिंट करवा सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।